हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं मगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, जल्दी से 10K करवा दो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में रॉज उससे कहता है, मैं तुम्हें हरा के ही रहूँगा। वो बॉडी बिल्डर उससे कहता है, तुम में कुछ बात तो ज़रूर है बच्चे, लेकिन मैंने पहले ही तुम पे बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। वैसे भी मेरी वॉर स्पिरिट और ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी, लेकिन ये जितनी है तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी वॉर स्पिरिट को रिलीज़ कर देता है, जिसका नाम है स्टोन बीस्ट। रॉज उससे कहता है, ठीक है, तो अब बस एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और ये कहने के बाद वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बॉडी बिल्डर उससे कहता है कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हें मेरे वॉर स्पिरिट को देखने का सम्मान मिला, और अब मैं तुम्हें इसी से मारने वाला हूँ। वो अपनी सुपर पावर से रॉज को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और इधर हम रॉज को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी पावर की प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। वो रॉज को एक ज़ोर से मुक्का मारता है, रॉज भी उसे ब्लॉक करता है और वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा होता है। मगर उस हमले को सहने के बाद हम देखते हैं कि रॉज के मुँह से ब्लड निकलने लगता है। वो बंदा कहता है, ओ खून निकल रहा है, तुम जानते हो ना कि ये निकलना अच्छी बात नहीं है। जब वो ये बात कह ही रहा होता है तभी रॉज अपना एक और मुक्का उसके चेहरे पे मार देता है। अब बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो रॉज से कहता है कि तुम्हारे हमले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझे कोई चींटी काट रहा हो। उसके बाद वो रॉज पे हमला करने के लिए जाता है। रॉज उसके हमलों से बचता जा रहा होता है और फिर उसके बाद रॉज भी उस पर काउंटर अटैक कर रहा है। वो बॉडी बिल्डर कहता है, तुम बेवकूफ़ बच्चे कहीं के, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे अटैक मुझ पे कोई असर नहीं करेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अटैक कैसे किया जाता है। उसके बाद वो बॉडी बिल्डर अपना एक नया मूव इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है डिवास्टिंग अर्थक्वेक। इस तरफ रॉज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उसे बहुत सारे गहरे चोट भी लगे हैं। वो बॉडी बिल्डर कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ली अपना पंच उस बॉडी बिल्डर के चेहरे पे मारता है और वो बॉडी बिल्डर अपना पंच ली के पेट पे मारता है। वो बॉडी बिल्डर तो अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता है, लेकिन ली काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। वो बॉडी बिल्डर कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम अपने इन कमज़ोर हमलों से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद वो अपनी वॉर स्पिरिट को वापस बुला लेता है और कहता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो अगर तुम अपने वॉर स्पिरिट को अपने फीस्ट से फ्यूज़ कर लोगे तो, गधे कहीं के। रॉजर उससे कहता है, सबकी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है और जितने तुम बड़े होगे उतनी बड़ी तुम्हारी कमज़ोरी होगी। और ये बॉडी बिल्डर अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा ये अभी तक हारा नहीं, भले ही तुम्हारी बॉडी सॉलिड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें मांस और खून तो है ही, सो तुम्हारी कोई ना कोई कमज़ोरी तो ज़रूर होगी। वो बॉडी बिल्डर इससे कहता है, तुम अपनी ये बकवास की बातें बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एक पन से मुझे ख़त्म कर डालोगे। रॉज उससे कहता है, क्या तुम्हें कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है। वो कहता है, क्या मधुमक्खी, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में ये बात कर रहे हो। रॉज उसे बताता है कि जब मधुमक्खी काटता है और उसका पॉइजन धीरे धीरे स्किन के अंदर जाता है तब वो और भी ज़्यादा दर्द करता है। जो पंचेस मैंने अभी तुम्हें मारे हैं वो मैंने तुम्हारे बॉडी के बहुत ही नाजुक हिस्से पर मारे हैं, तुम्हारा गला, तुम्हारा आर्मपिट और तुम्हारा मुंह। अगर मैं उस सारे इंजेक्टेड स्पिरिट को एक साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकाल लूँ तो इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब समय आ गया है उन सभी को एक साथ बाहर निकालने का। वो बॉडी बिल्डर कहता है, नहीं रुक जाओ। रॉज अपना फाइनल मूव चल देता है जो कि देखने में बहुत शानदार लग रहा है। जैसे ही वो उन सारी स्पिरिट्स को उसके बॉडी के बाहर निकालता है उसकी बॉडी को बहुत भारी डैमेज पड़ता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो बॉडी बिल्डर सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है और फिर गिर जाता है। और फिर रॉज उसे कहता है, मैंने तुमसे शुरुआत ही में कहा था कि थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उस स्क्रोल को उठाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े से वाटरफॉल को दिखाया जाता है। हमें उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है, मास्टर जैंग वैंग, हम इसके अंदर कैसे घुसेंगे, इस बड़े से वाटरफॉल के अंदर वो गेट है। मास्टर कहीं आप लेट तो नहीं हो गए हैं। वो कहता है, मैंने कहा ना शायू, इस छोटी बच्ची का नाम शायू है, तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो। और फिर वो अपना एक ही उंगली से उस वाटरफॉल को वहाँ से हटा देता है और गेट दिखने लगता है। उस गेट को खोल देने के बाद वो शायू पे कुछ जादू करता है
और उसके चारों तरफ कुछ बबल सा बन जाता है। सीन चेंज होता है, हमें वापस उसी बॉडी बिल्डर को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका है। उसका सर काफ़ी ज़ोर से दर्द कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था उस बच्चे के पास ऐसे मूव्स भी हैं। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि वो दूसरों की तरह कमज़ोर नहीं है। इधर हमें बिल्डिंग पे चढ़े हुए एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इस बॉडी बिल्डर को देख रहा होता है। वो बॉडी बिल्डर जैसे ही उसे देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, जैन यिंग, असली जैंग यिंग, आखिर ये यहाँ असेसमेंट एरिया में क्या कर रहा है। वो दूसरा वाला बंदा बहुत आराम से लैंड कर जाता है और उस बॉडी बिल्डर से कहता है, मैंने तुम्हारी और उस बच्चे की लड़ाई देखी, तुम बहुत बुरी तरीके से हार गए गंजे कहीं के। वो बॉडी बिल्डर कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा, मैं इसकी पावर को महसूस कर सकता हूँ। वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने अपनी वॉर स्पिरिट को तुम्हारी कमज़ोर जगह पे इंजेक्ट किया और फिर उसे एक साथ ही बाहर निकाल लिया। मैं उसके साथ खेलने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। वो बॉडी बिल्डर चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो, इसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा था कि तुम आयरन वॉल हो। वो बॉडी बिल्डर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरे एक फाइटिंग स्पिरिट का एट्रीब्यूट है। वो दूसरा वाला बंदा कहता है, एक फाइटिंग स्पिरिट, वो भी हाई लेवल डिफेंस के साथ, चलो देखते हैं। उसके बाद वो दूसरा वाला बंदा बॉडी बिल्डर पे हमला करता है लेकिन बॉडी बिल्डर उसके हमले को रोक नहीं पाता है और उसके चेहरे पे एक कट लग जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और वो उस बॉडी बिल्डर को ख़त्म कर चुका होता है। इस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? निंजा जैसा दिखने वाला। सीन चेंज होता है, इधर हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ से कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है और फिर मिस्टर गाओ डायरेक्टर्स कहते हैं कि असेसमेंट जोन जैंग यांग की एनर्जी से भर चुका है। डायरेक्टर उससे कहते हैं, वेल, ये तो ऑलमोस्ट हमेशा होते ही रहता है और ये भी तो एक असेसमेंट है ना। तभी मिस्टर गाओ उसे बताते हैं कि इस बार एक कैंडिडेट मारा जा चुका है, वो भी उसी जगह पर, और हो सकता है वो एक क्लास वांटेड क्रिमिनल हो। और फिर हमें क्रिमिनल्स के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में क्रिमिनल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लास सी, बी, ए और बहुत ही एक्सट्रीम या रेयर केस में क्लास एस। जो क्रिमिनल्स क्लास ए वांटेड लिस्ट में आते हैं वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ होता है या फिर बहुत सारे क्राइम्स किए हुए होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, मैं उन सभी असेसमेंट के बारे में तो श्योर नहीं हूँ जो हम लेते हैं, चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि इन सभी चीज़ों का दोष ओल्ड लेडी मुझे ही दे। इधर हमें असेसमेंट जोन को दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अब सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी करें। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे से लड़ रहा होता है और उस पर भारी भी पड़ रहा होता है। वो दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, इस बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? रॉज उससे कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो और वो उसके पेट में एक जोरदार घुसा मारता है। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो। उसके बाद रॉज उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफ़ी तेज़ मुक्का मारता है और ये बंदा भी धराशायी हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये रॉज का चौथा शिकार है। और फिर रॉज कहता है, जैसे जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे उतने ही ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि वो लोग सभी एक दूसरे से पास को छीनना चाहते हैं और ये रॉज को बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है, इसलिए वो इससे जल्दी डील करना चाहता है। फिर भी मुझे याद है अपनी मेमोरीज़ में कि मेरे पापा मुझसे क्या कहा करते थे। और फिर हमें बताया जाता है कि उसके डैड उसे ये बताते थे कि स्पिरिचुअल एनर्जी का अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करने से उसकी बॉडी पे कैसे कैसे अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ेंगे। और फिर रॉज हमें बताता है कि ये डैड के वर्ड्स थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मैं कैसे फोनिक्स से कंपेयर करूँ क्योंकि वो एसेनेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। नहीं, फोनिक्स सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो मेरा आइडल भी है। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई ताली बजा रहा होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, काफ़ी कमाल की ट्रिक थी। हम देखते हैं ये वही ब्लू हेयर वाला बंदा होता है और ये कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। रॉज उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरा पास चुराने आए हो? और रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा बंदा है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग दिख रहा है। वो बंदा कहता है, तुमने कहा पास? नहीं, मैं उस चीज़ में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। रॉज उससे कहता है कि ये सभी बकवास की बातें बंद करो, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम सीधे क्यों नहीं आ जाते। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं टाइम का सहारा लूँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो बंदा रॉज पे अपने हाथों से शूट करता है और इधर हम देखते हैं कि वो सीधे जाके रॉज के गालों पे लगती है और उस पर थोड़ा सा कट आ जाता है।
और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है, क्या रोज इस बंदे को हरा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।